हाय दोस्तों, मैं नितेश सिंह और आप सभी का हमारे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के आज नए सेगमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे और आज पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 6 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अनिवार्य परंतु अपर्याप्त कारण और अप्रत्याशित कारण। अनिवार्य परंतु अपर्याप्त कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: वर्साय की संधि और म्यूनिख समझौते जैसे संधियां जिसने जिसने या तो यूरोपीय देशों के बीच असंतोष पैदा किया या आक्रामक शक्तियों को तुष्ट करने की असफल कोशिश की। राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विफलता। अमेरिका में महान आर्थिक मंदी ने वैश्विक आर्थिक संकट को प्रेरित किया और इससे हिटलर एवं अन्य फ्रांसिस्ट शक्तियों का उदय हुआ। हिटलर और जर्मनी की साम्राज्यवादी प्रकृति, यूके एवं अन्य देशों द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति तथा यूएसएसआर की भूमिका जैसे कारक युद्ध के अप्रत्याशित कारण सिद्ध हुए। हिटलर की भूमिका: उसने पोलैंड से अपनी कुछ मांगों को मनवाने यथा पॉलिश कॉरिडोर और डेंजिंग पर कब्जा करने के बजाय सभी मोर्चों से पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर के इस कदम से पता चलता है कि वह केवल वर्साय की संधि के बाद खोए क्षेत्रों को ही पाना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे पोलैंड का विनाश चाहता था। हिटलर रूस को नष्ट करना चाहता था और अपने लेवेनस्ट्रॉम या जर्मनों के लिए रहने की जगह के लिए उस क्षेत्र का उपयोग करना चाहता था। लेवेनस्ट्रॉम की अवधारणा को पहले ही समझाया जा चुका है। पूर्व में रूस की ओर मार्च करने के लिए पोलैंड पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण शर्त थी। रूस के साथ 1939 का अनाक्रमण समझौता पोलैंड पर आक्रमण के समय रूस को तटस्थ रखने के लिए था। वह दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध नहीं चाहता था, अर्थात एक तरफ पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध जो पोलैंड की सहायता के लिए आते हैं और दूसरी तरफ रूस के विरुद्ध। रूस पर कब्जा करने की हिटलर की इच्छा का सबूत मेन कैंप, मेरा संघर्ष और एक अप्रकाशित गुप्त किताब से मिलता है जिसे उसने 1928 में लिखा था। यदि यह सिद्धांत सही है तो तुष्टीकरण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण ने हिटलर की लक्ष्य प्राप्ति को सरल बना दिया। इसी प्रकार जर्मन लोगों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए केवल हिटलर जिम्मेदार था। फिर भी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सिर्फ हिटलर दोषी नहीं था, वह केवल स्थानीय युद्ध चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने हिटलर के अनुचित कदम के बावजूद चिकोस्लोवाकिया की सहायता नहीं की थी, वे पोलिश सीमाओं की सुरक्षा की दी गई गारंटी का सम्मान करेंगे। उसने सोचा कि पोलैंड और रूस कमज़ोर हैं तथा जर्मन ब्लिट्ज़क्रिग यानी तीव्र हवाई बमबारी के साथ एक तेज और हिंसक सैन्य आक्रमण के माध्यम से वे शीघ्र ही पराजित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया जा सकता है कि हिटलर एक अवसरवादी था और 1939 में चेकोस्लोवाकिया यानी सुडेटेनलैंड को छोड़कर पर कब्जा करने से पीछे नहीं हटा, क्योंकि स्लोवाकिया द्वारा अर्ध स्वतंत्रता की मांग के कारण खराब कानून व्यवस्था के रूप में हिटलर के समझ एक अवसर विद्यमान था। तुष्टीकर्ताओं की भूमिका: तुष्टीकर्ता हिटलर के समान ही दोषी हैं। तुष्टीकरण की नीति ने उनके देश में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हिटलर को म्यूनिख सम्मेलन 1938 में जितनी सरलता से सुडेटेनलैंड की पेशकश की गई, उसे देखते हुए उसने जब 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया तो उसे ब्रिटिश और फ्रांसीसी निष्क्रियता पर दृढ़ विश्वास था। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया जा सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने जर्मनी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए एक गलत मुद्दा उठाया। डैनजिंग और पोलिश कॉरिडोर सुडेटेनलैंड की तुलना में अधिक वास्तविक मांग थी, क्योंकि डैनजिंग की आबादी में जर्मन लोग का 95% हिस्सा था और पूर्वी प्रशा को शेष जर्मनी के साथ जोड़ने के लिए पॉलिश कॉरिडोर महत्वपूर्ण था। म्यूनिख सम्मेलन में हिटलर को तुष्ट करने के ब्रिटिश फैसले को इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि ब्रिटेन को पूर्ण सैन्यीकरण
के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया सैन्य रूप से सशक्त था और जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध सुडेटनलैंड में उत्कृष्ट किलेबंदी थी। इस प्रकार सुडेटनलैंड की घटना के समय चेकोस्लोवाकिया पोलैंड की तुलना में बेहतर सहयोगी हो सकता था। इसके अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस की निष्क्रियता निंदनीय है। ये हिटलर का एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। वर्साय की संधि और जर्मन जनता। यह तर्क दिया जा सकता है कि जर्मन जनता के समर्थन के बिना हिटलर का उदय संभव ही नहीं हो पाता। हिटलर ने सत्ता में आने के लिए कोई तख्तापलट नहीं किया। वह चुनावों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आया। उसने नाजी पार्टी की अध्यक्षता की और चुनाव लड़ा और अच्छी खासी सीटें जीती। ऐसा कहा जा सकता है कि हिटलर ने वे बातें कही जो जर्मन सुनना चाहते थे। वर्साय की संधि के विरुद्ध उसके प्रचार ने जर्मनों के बीच इस संधि से मिले अपमान के कारण पल रहे क्रोध को भड़काने का काम किया। जर्मन जनता ने हिटलर की कार्रवाई को मंजूरी प्रदान की थी, अतः यह कहा जा सकता है कि हिटलर के उत्थान के लिए जनता जिम्मेदार थी। लेकिन हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए जनता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हिटलर का एक प्रचार विभाग था जो जर्मनों का लगातार ब्रेन वॉश करता रहता था और उनके मन में एंटीसेमेटिक यानी यहूदियों के प्रति घृणा विचार भरता रहता था। स्कूल के पाठ्यक्रम को तदनुसार बदल दिया गया था। हिटलर ने साम्यवाद के प्रति सार्वजनिक भय पैदा कर दिया और इस भय का उपयोग अपने हित के लिए किया। हिटलर के उदय से पूर्व के वे कमज़ोर नेता भी दोषी हैं जिन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया और हिटलर के विरुद्ध खड़े नहीं हुए। जर्मन पूंजीपतियों ने नाजियों के पक्ष में धन व्यय किया क्योंकि नाजियों ने कानून और व्यवस्था को बहाल करने में मदद की थी। लोगों और व्यापारियों ने हिटलर का समर्थन किया क्योंकि उसने कानून और व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित की और साथ ही वे आम तौर पर साम्यवाद के विरुद्ध थे। सोवियत संघ और जर्मनी के बीच अनाक्रमक संधि। यह तर्क दिया जा सकता है कि यूएसएसआर ने जर्मनी के साथ 1939 के अनाक्रमक समझौते पर हस्ताक्षर करके विश्व युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जर्मन आक्रामकता उभरने से पहले ही कुचल दी होती। भारत और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में केमिंस्टर्न की गतिविधियां भी अविश्वास की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। अपने बचाव में रूसी विद्वानों का तर्क है कि रूस को पता था कि भविष्य में रूस पर हमला किया जाएगा और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस को समय की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अनाक्रामक समझौता किया। सोवियत संघ और भावी मित्र राष्ट्रों के बीच अविश्वास। सोवियत संघ और भावी मित्र राष्ट्रों के बीच अविश्वास भी एक प्रमुख कारण था। फ्रांस और ब्रिटेन के रूढ़िवादी नाजियों की तुलना में सोवियत संघ के साम्यवादियों को लेकर अधिक संदेहग्रस्त थे। फ्रांस के दक्षिणपंथी हिटलर के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनकी उपलब्धियों को लेकर आदर का भाव रखते थे। फ्रांस में रूढ़िवादियों ने 1935 में फ्रांस और यूएसएसआर के बीच हस्ताक्षरित समझौते में सैन्य सहयोग के एक खंड को जोड़ने से फ्रांस को रोक दिया। अगर दोनों देश के मध्य सैन्य गठबंधन उसी समय हो गया होता तो जर्मनी पूर्व यूरोप के स्थानीय युद्धों में हार गया होता, या हो सकता था उसने युद्ध ही नहीं किया होता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित विभिन्न घटनाक्रमों का सारांश। प्रथम विश्व युद्ध के विपरीत जो खाइयों की लड़ाई यानी वार ऑफ ट्रेंसेस थी, खाई युद्ध यानी ट्रेंस वारफेयर थल युद्ध लैंड वारफेयर का रूप है, जिसमें बड़े पैमाने पर सैनिकों से भरी खाइयों की युद्ध पंक्तियां होती है, अर्थात गड्ढे, जिसमें सैनिक दुश्मन के छोटे युद्ध शस्त्रों की मार से काफ़ी सुरक्षित होते हैं और उन्हें पोप को गोलों से भी काफ़ी सुरक्षा मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध तेज गतिविधियों वाला युद्ध था। सैनिक टैंकों, ट्रकों आदि से लैस मैकेनाइज्ड डिवीजनों में चलते थे। हालांकि युद्ध में सभी प्रतिभागियों को उनकी सैन्य सहायता के लिए यह तकनीकी लाभ नहीं था। जब जर्मनी और यूएसएसआर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया तो पोलैंड ने अपने सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए घुड़सवार सेना का उपयोग किया।
इसी प्रकार फ्रांस अपने सैनिकों को तैनात करने में सुस्त था, जो जर्मनी से मिली हार का एक प्रमुख कारण था। युद्ध प्रशांत महासागर, सुदूर पूर्व अटलांटिक महासागर, उत्तरी अफ्रीका, रूस की मुख्य भूमि, मध्य और पश्चिमी यूरोप में लड़ा गया था, जिसके कारण यह एक विश्व युद्ध बना। युद्ध में निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। युद्ध को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण, आरंभिक गतिविधियां, सितंबर 1939 से दिसंबर 1940 तक। जर्मनी और रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। रूस ने एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और फिनलैंड पर हमला किया। फोनी युद्ध, जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर जर्मनी ने हमला किया। ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन, जर्मन और ब्रिटिश वायु सेना के बीच लड़ी गई। मुसोलिनी ने मिस्र और ग्रीस पर हमला किया। द्वितीय चरण, धुरी देशों की आक्रामकता में वृद्धि। 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। पर्ल हार्बर पर जापानी वायु सेना द्वारा बमबारी की गई, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। दक्षिणी पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जापानी कब्जा इसके नियंत्रण में था। फिलीपींस, बर्मा, मलाया और सिंगापुर। जर्मनी और जापान अपराजय लग रहे थे, जबकि इटली कम सफल था। तृतीय चरण, धुरी शक्तियों की 3 प्रमुख हार। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिडवे द्वीप के युद्ध में जापान को हराया। जर्मनी ने संघर्षरत इटली की मदद से मिस्र पर हमला किया। शीघ्र ही जर्मनी को उत्तरी अफ्रीका से ब्रिटेन और न्यूजीलैंड द्वारा बाहर कर दिया गया। रूस में जर्मन सेना 1942 तक स्टालिनग्राद तक पहुंच गई थी, लेकिन अत्यधिक सर्दी के कारण संघर्षरत जर्मन सेना स्टालिनग्राद की लड़ाई हार गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रमुख शहरों और प्रतिष्ठानों पर हवाई बमबारी में संलग्न थे। अमेरिका और ब्रिटेन जर्मन पनडुब्बी खतरे को रोकने में सक्षम थे। चतुर्थ चरण, धुरी राष्ट्रों की निर्णायक हार। इटली पराजित होने वाला पहला राष्ट्र था। ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्मैंडी पर हमला किया। जिस दिन मित्र देशों की सेनाएं नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर उतरी, उसे डी डे के रूप में जाना जाता है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है। इस युद्ध में अमेरिकी पैराट्रूपर्स ने प्रमुख भूमिका निभाई। अमेरिका ने अपने टैंकों को इस युद्ध के मैदान में उतारा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस स्वतंत्र हो गया। बेल्जियम और हॉलैंड भी जर्मन नियंत्रण से मुक्त हुए। इसी चरण में मित्र राष्ट्रों की सेना ने जर्मनी में राइन नदी पार कर ली। रूस और स्टालिनग्राद 1942 की लड़ाई में जीत के बाद जर्मनी को बाहर धकेल दिया और उसके बाद पोलैंड के माध्यम से जर्मनी पर आक्रमण किया। यह अमेरिका और ब्रिटेन से पहले बर्लिन पहुंचने में सक्षम रहा। 1945 तक जर्मनी युद्ध हार चुका था। 1945 जापान को आत्मसमर्पण करने हेतु मजबूर करने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया। उसके उपरांत भी जब जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसने नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उसका विश्लेषण। इस अध्याय में हम युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करेंगे और उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे जो प्रासंगिक हैं। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में जर्मनी अधिक सफल क्यों रहा? ब्लिट्ज़क्रीग की रणनीति के कारण जर्मनी आरंभ में बहुत सफल रहा, जिसने जर्मन सेना मशीनीकृत डिजाइनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकी। विभिन्न देशों के सैनिक अपने टैंक द्वारा मार्च करते हुए और मार्ग में आने वाले दुश्मन पर हमला बोलते हुए आगे बढ़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय थल सेना के आक्रमण को बेहतर और विनाशकारी वायु सेना की सहायता से प्राप्त थी। जर्मनी द्वारा जीते गए युद्धों में जर्मन वायु सेना की श्रेष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक थी। इसके अतिरिक्त जिन देशों पर आक्रमण किया गया, उन देशों में स्थानीय नाजी समूहों का समर्थन जर्मन सेनाओं के लिए सहायक साबित हुआ। उदाहरण के लिए, नॉर्वे पर आक्रमण के दौरान स्थानीय नाजियों ने जर्मनों की मदद की। हालांकि इस आक्रमण को विफल करने हेतु ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने सैनिक भी भेजे, लेकिन हवाई समर्थन का अनुपस्थिति यहाँ घातक साबित हुई। आरंभिक गतिविधियाँ, सितंबर 1939 से 1940।
पोलैंड की पराजय। 1939 की अनाक्रामक संधि के तहत रूस और जर्मनी ने एक दूसरे पर हमला न करने का करार किया था। इस संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों और उनके उपरांत के घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। यूएसएसआर को पोलैंड के कुछ हिस्से और बाल्टिक राज्य देने का वादा किया गया था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले की स्थिति में यूएसएसआर को तटस्थ रहना था। हालांकि जब जर्मनी ने पश्चिमी से पोलैंड पर हमला किया तो रूस ने पूर्व से इस हमले पर हमला बोल दिया। पोलैंड इस हमले को नहीं झेल सका। जर्मन ब्लिट्ज़क्रिग ने पोलैंड रेलवे और एयरफोर्स को नष्ट कर दिया। पोलैंड की सेना में कोई मोटर चालित प्रभाग नहीं था और वे सेना के आवागमन के लिए घोड़े का उपयोग करते थे। इस हमले के दौरान ब्रिटेन पोलैंड की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सका और पुराने ढंग की धीमी गति से चलने वाली सेना होने के कारण फ्रांस समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि पोलैंड को यूएसएसआर और जर्मनी के बीच विभाजित कर दिया गया। पूर्वी पोलैंड यूएसएसआर को मिला और पश्चिमी भाग अनाक्रमण संधि 1939 के तहत व्यक्ति सहमति के अनुसार जर्मनी को मिला। फोनी युद्ध, द फोनी वार, यह 6 महीने की ऐसी अवधि थी जिसे सामान्यतः छद्म युद्ध पर हमला नहीं किया कि ब्रिटेन और फ्रांस उसे शांति वार्ता के लिए कहेंगे। पुनः इस अवधि में जर्मन सैन्य जनरलों को बहुत अधिक समय मिल गया जिससे वे आगे की तैयारी को एक मूर्त रूप दे सके। उन्हें लगा कि जर्मनी उस समय व्यापक स्तर पर युद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था। जब फिनलैंड पर 1939 में सोवियत संघ ने हमला किया तब राष्ट्रसंघ ने रूस को निष्कासित कर दिया। फिनलैंड ने रूसी क्रांति 1917 और रूसी गृह युद्ध 1918 से 1920 के दौरान रूस से स्वतंत्रता अर्जित की थी। रूस ने पूरे फिनलैंड पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन इसे अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सौंपने के लिए मजबूर किया था। केवल उन्हीं क्षेत्रों को फिनलैंड से लिया गया था जिसे रूस को पश्चिम से होने वाले हमले से निपटने में मदद मिलती। 1940 में रूस ने बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि बेस्ट लिटोवास्क 1917 की संधि के तहत जर्मनी ने रूस से प्राप्त किया था और उसके बाद वर्साई की संधि 1920 के तहत इन्हें स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। स्टालिन उन्हें पुनः रूस के अधीन करना चाहता था। ये मैप देख सकते हैं। डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण 1940। ये मैप है यूरोप का और कैसे कैसे कब्जा किया है इस मैप को देख के समझिए। लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। 1939 सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट जैसे एस्टोनिया समिट्स टू यूएसएसआर ऑन सितंबर 28, 1939। लटाविया 1939 में 5 अक्टूबर 1939 में यूएसए में मिला और लिथुआनिया 1939 10 अक्टूबर 1939 में यूएसएसआर में मिला। वहीं डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण 1940। डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण 1940। यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे द्वितीय विश्व युद्ध के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम संबंध है। नॉर्वे जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि नॉर्वे का फ्योर्ड तट जर्मन नौसैनिक अड्डों के लिए अच्छे स्थलों के रूप में काम कर सकता था। नॉर्वे को जीतकर जर्मनी अपनी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ रहा। नॉर्वे के बंदरगाहों के माध्यम से अब जर्मनी स्वीडिश लॉ अयस्क का आसानी से आयात करने में सक्षम हुआ। ये अयस्क जर्मन शस्त्र फैक्ट्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार इस युद्ध को जीतने के बाद जर्मनी को यहाँ एक तरफ लोहे का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी, वहीं दूसरी ओर उसके नौसैनिक ठिकानों के लिए अच्छी सामरिक अवस्थिति भी मिली। ब्रिटेन में चेम्बरलिन ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने। युद्ध के दौरान चर्चिल ब्रिटेन का नेतृत्व करने में सफल रहे। हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर
जर्मनी का एक साथ आक्रमण। जर्मनी ने हॉलैंड, बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस पर कब्जा कर लिया। बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस पर जर्मन जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों के आत्मसमर्पण के कारण वे अनाश्रित और सुभेद बन गए। ब्रिटेन और फ्रांस को बंदरगाह शहर डनक्रिक से इन सैनिकों को निकालने की चुनौती का सामना करना पड़ा। यह मित्र शक्तियों के अधीन उत्तरी फ्रांस का एकमात्र क्षेत्र था। जर्मन लुफ्टवाफे यानी जर्मन वायुसेना द्वारा गोलीबारी की घटना के दौरान ब्रिटिश नौसेना द्वारा मित्र देशों के 3,38,000 सैनिकों के डनक्रिक से इस सफल निकासी को ऑपरेशन डायनमो या डनक्रिक की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह फ्रांस के आत्मसमर्पण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस सैनिकों की निकासी और लुफ्टवाफे की गोलीबारी के दबाव में ब्रिटेन फ्रांस की मदद नहीं कर सका। डनक्रिक के सैनिकों ने सभी हथियारों और साजो सामान से हाथ धो लिए। ऑपरेशन डायनेमो के बाद जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे 1940 के फ्रांस के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी ने फ्रांस को उसी रेल कोच में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 के युद्ध विराम के लिए किया गया था। फ्रांस की सेना को तोड़ दिया गया था यानी फ्रांस को निशस्त्र बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को निशस्त्र किया गया था। जर्मनी ने उत्तरी फ्रांस और अटलांटिक तट पर कब्जा कर लिया जिससे जर्मनी को पनडुब्बी हमलों के लिए महत्वपूर्ण आधार मिला। फ्रांस का जो हिस्सा कब्जे में नहीं लिया गया था उसे एक कठपुतली सरकार के अधीन रखा गया और उसे विची फ्रांस के रूप में जाने लगा। यह 1940 से 1944 तक अस्तित्व में रहा यानी मित्र राष्ट्रों द्वारा फ्रांस को मुक्त किए जाने तक। इस दौरान विची फ्रांस में अधिकारवादी शासन देखने को मिला। विची फ्रांस के गठन के साथ ही तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य 1870 से 1940 का अंत हुआ। जब फ्रांस को मुक्त करा लिया गया तो उसके बाद चतुर्थ फ्रांसीसी गणराज्य 1946 से 58 की घोषणा की गई। फ्रांस ऑक्यूपाइड बाय एक्सिस पावर्स 1940 से 44। जर्मन ऑक्यूपाइजेशन जोन, ये मैप देख रहे हैं, मैप को अच्छे से देख लीजिए। ये एक साइड यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, इधर जर्मनी है, ये ऑक्यूपाइजेशन जोन है, फ्री जोन। फ्रांस जर्मनी से इतनी जल्दी क्यों हार गया था, इसके कारण पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। कारण, हालांकि फ्रांस जर्मन खतरे से अवगत थे, फिर भी वे युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच टकराव के कारण ना तो उनमें एकता थी और ना ही सही तैयारी थी। परस्पर विरोधी होने के बावजूद वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों जर्मनी के साथ युद्ध के विरुद्ध थे। 1939 के रूस जर्मन अनाक्रमण संधि के बाद वामपंथी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, जबकि दक्षिणपंथी ने हिटलर की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए और युद्ध विराम चाहते थे। इन्होंने तर्क दिया कि चूंकि जब पोलैंड हार ही चुका है तो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि फ्रांस की युद्ध में कोई भी भूमिका केवल पोलिश सीमाओं की गारंटी के कारण ही थी। फौज की धीमी लामबंदी इन्फेंट्री द्वारा अपने साथ चल रहे यंत्रीकृत डिवीजनों को धीमा कर दिया गया। इसने जर्मनी को एक फ़ायदा पहुंचाया क्योंकि जर्मनी की सैनिक को लाने ले जाने की गति फ्रांस की तुलना में तेज थी। फ्रांस ने अपने सैनिकों के लिए हवाई सहयोग की उपेक्षा की, जबकि जर्मन हवाई सहयोग बहुत प्रभावी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था, अर्थात पूर्व में रूस और पश्चिम में फ्रांस के विरुद्ध। 1939 में रूस के साथ किए गए अनाक्रमण संधि से हिटलर की प्रतिभा उभर कर सामने आई, जिसके तहत अब उसने अपनी सारी सेनाओं को केवल फ्रांस के विरुद्ध एक ही मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। इस प्रकार फ्रांस को रूस जैसा सहयोगी नहीं मिला जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी भली भांति मदद की थी। ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940।
यह युद्ध जर्मन लुफ्टवाफे और ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जर्मनी को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि लुफ्टवाफे द्वारा बमबारी के कारण ब्रिटेन के शहरों में बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची, फिर भी जर्मनी ब्रिटिश एयरफोर्स को पराजित नहीं कर सका। जर्मनी ने 1400 हवाई जहाज खो दिए, जबकि ब्रिटेन को केवल 700 जहाज़ों का ही नुकसान हुआ। ब्रिटिश रडार स्टेशनों द्वारा ब्रिटिश हवाई जहाज़ों को आरंभिक चेतावनी देने के कारण ब्रिटेन यह युद्ध जीत गया। इसके अतिरिक्त जर्मन हवाई जहाज़ों के लंदन पर बमबारी करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स को एकजुट होने का समय मिल गया। मिस्र और ग्रीस 1940 पर मुसोलिनी का आक्रमण। लीबिया इटली का उपनिवेश था। इटली ने मिस्र पर लीबिया की ओर से और ग्रीस पर अल्बानिया की ओर से हमला किया। अल्बानिया 1939 में इटली के कब्जे में था। यह घटना महत्वपूर्ण रही क्योंकि इससे इटली को हथियारों, जहाज़ों, टैंकों और सैनिकों का भारी नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन ने मिस्र से इटली को खदेड़ दिया और ग्रीस अल्बानिया पर कब्जा करने में सफल रहा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हिटलर को इटली की हार के बाद उसकी मदद के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ी। हालांकि इस सैनिक का जर्मन ऑपरेशन के लिए कहीं और उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार मुसोलिनी के कारण हिटलर शर्मिंदगी अनुभव करने लगा। दूसरी शक्तियों के आक्रमण में तेजी। 1941 से 42 उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस। हिटलर ने इटली में मदद के लिए सेना भेजी। जर्मन सेना ने ब्रिटेन को लीबिया से महत्वपूर्ण और मिस्र से आंशिक रूप से बाहर कर दिया। उन्होंने ग्रीस पर भी हमला किया और ब्रिटिश सैनिकों को भगाने पर विवश किया। यूगोस्लोवाकिया और ग्रीस पर जर्मनी द्वारा एक साथ हमला किया गया। जर्मनी की जीत का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। मित्र राष्ट्रों के मनोबल में कमी आई क्योंकि उन्हें सैनिकों की भारी क्षति हुई थी। यह मित्र राष्ट्रों के लिए अप्रत्यक्ष कृपादान भी साबित हुआ क्योंकि इससे रूस पर जर्मन हमलों में देरी हुई थी। इस समय हिटलर इटली की सहायता करने में व्यस्त था। ऑपरेशन बारबोसा 1941। यहाँ जर्मनी ने 10 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित अनाक्रमण संधि 1939 को तोड़ते हुए रूस पर आक्रमण किया। जर्मनी ने रूस पर हमला क्यों किया? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि जर्मनी जब पश्चिम में युद्धरत था तो उसे रूस के हमले का डर था। वे रूस द्वारा इस तरह के अभियान को रोकना चाहते थे। जर्मनी को आशा थी कि जापान सुदूर पूर्व से एक साथ रूसियों पर हमला करेगा, जिससे उनकी हार जल्दी और निश्चित हो जाएगी। साम्यवाद से घृणा भी इसका एक कारण था। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिटलर हमेशा रूस पर हमला करना चाहता था। यूराल पर्वत तक रूसी क्षेत्र पर कब्जा करना उसकी रणनीति का हिस्सा था ताकि जर्मनों के लिए रहने की जगह या लेबेनस्ट्रम का सृजन किया जा सके। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि जर्मन रूसी सैनिक को पकड़ना चाहते थे। जर्मन ने उत्तर, दक्षिण और मध्य से हमला किया और क्रमशः लेनिनग्राद, यूक्रेन और मॉस्को की ओर ब्लिट्ज़क्रीग रणनीति का उपयोग कर मार्च किया और हवाई जहाज, टैंक और सैनिकों द्वारा एक साथ तेजी से हमला किए गए। ये मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हमला किया गया था। कीव, मॉस्को और संत पीटर्सबर्ग, ये हमला इस तरह से किया गया था। जर्मन आरंभ में बेहद सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक अनुभवहीन रूसी सेना का सामना किया। 1937 के स्टालिन पर्व के बाद अनुभवी जनरलों की जगह अनुभवहीन युवा अधिकारी आ गए थे। धीमी लामबंदी प्रक्रिया भी एक कारण था, लेकिन जर्मनी 1941 में मॉस्को और लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा करने में असफल रहा। अक्टूबर में काफ़ी अधिक बारिश होने के कारण रूसी सड़कें कीचड़ से पट गई थी और फिर नवंबर-दिसंबर तापमान 0 से 38 डिग्री सेल्सियस नीचे था। में पाले ने भी जर्मनी को आगे मार्च करने से रोक दिया। जर्मन सेना के पास सर्दियों के कपड़े की भी कमी थी क्योंकि उन्हें नवंबर तक रूस को हराने की उम्मीद थी। 1942 में जर्मन स्टेलिनग्राद की लड़ाई हार गए। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। दिसंबर 1941 जापान के पर्ल हार्बर पर हमला किया और इस हमले के साथ अमेरिका अलगाव
की नीति को समाप्त कर मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि लैंड लीज एक्ट अप्रैल 1941 के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही ब्रिटेन को भारी वित्त और रूसियों को युद्ध सामग्री देकर सहायता कर रहा था। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में एक नौसेना बेस था। वाशिंगटन सम्मेलन में जापान ने ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नौसेना को सीमित करने को लेकर एक समझौता किया था। 1930 में उसने नौसेना की सीमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन जल्द ही इसका उल्लंघन किया। इस प्रकार वाशिंगटन सम्मेलन की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया गया। यह वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 22 के तहत चीन की तटस्थता को बनाए रखने पर भी सहमत था, लेकिन 1931 में इसे मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। ये पिक्चर दर्शा रहा है पर्ल हार्बर जापानी हमले का एक दृश्य। ये जापानी द्वारा हमला किया गया था पर्ल हार्बर पर। 1937 तक जापान ने चीन पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर दिया और द्वितीय चीन जापान युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। पर्ल हार्बर पर जापान हमले के निम्नलिखित कारण थे। जापान ग्रेटर ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र का वर्चस्व चाहता था। यह जापान की साम्राज्यवादी नीति का एक परिचायक थी। इसका निहितार्थ यह था कि पूर्वी एशिया के सभी देशों पर से पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व खत्म हो जाए और ये देश जापानी साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाए। जापान अपने यहाँ कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता था। इस हेतु वह मलाया और बर्मा पर अधिकार चाहता था, जिन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। ये क्षेत्र रबर, तेल और टीन में समृद्ध थे। यह तेल में समृद्ध डच ईस्ट इंडीज को भी अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। जापान अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका जापानी योजनाओं के रास्ते में बाधा साबित हो रहा था। अमेरिका जापान के विरुद्ध युद्ध में चीन की मदद कर रहा था। अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध भी लगाया था, क्योंकि जापान फ्रेंच इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के क्षेत्र से वापस जाने की अमेरिकी मांग का ध्यान नहीं दे रहा था। जापान ने विची फ्रांस से इंडो चाइना प्राप्त किया था, जो हिटलर द्वारा फ्रांस की लड़ाई 1940 के बाद स्थापित एक कठपुतली सरकार थी। जब अमेरिका ने इंडो चीन और चीन से जापान की वापसी की मांग जारी रखी तो वर्साय वार्ताएं गतिरोध पर पहुंच गई थी। आक्रमण जनरल तोजो के जापान के प्रधानमंत्री बनने से युद्ध भी अनिवार्य हो गया था। ये एक मैप है जापान का, देख सकते हैं। इसमें दर्शाया जा रहा है कि जापान का जो एग्रेशन था एशिया के प्रति वो कैसा था और कहाँ कहाँ वे अपना वर्चस्व चाहते थे। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान को प्रशांत क्षेत्र का नियंत्रण मिला। इसने मलाया, सिंगापुर, बर्मा और हांगकांग के ब्रिटिश उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। इसने डच ईस्ट इंडीज, फिलीपींस, गुआम और वेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया। ये तीनों अमेरिकी उपनिवेश थे। पर्ल हार्बर पर किए गए हमले के बाद हिटलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। यूएसएसआर पर हमला करने की पहली गलती के बाद यह दूसरी गंभीर गलती थी। अगर हिटलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की होती तो संभवतः वह सुदूर पूर्व अर्थात जापान के साथ प्रशांत युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। हिटलर के इस कदम ने जर्मनी को यूएसएसआर, अमेरिका और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विशाल संसाधनों के विरुद्ध खड़ा कर दिया और इस घटना के बाद एक ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई जहां जितना लंबा युद्ध चलता धुरी शक्तियों के विजय की संभावना उतनी ही कम होती। एशिया और अन्य जगहों के मूल निवासियों से क्रमशः जापान और जर्मनी द्वारा बुरा व्यवहार किया गया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो पूर्व विद्यमान शक्तियों के उत्पीड़न से उबे मूल निवासी धुरी शक्तियों के साथ सहयोग कर सकते थे। उदाहरण के लिए बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और यूक्रेन के मूल निवासी स्टालिन के शासन के समय उत्पीड़न के शिकार हुए थे। उपनिवेशों में मूल निवासियों के साथ जापानियों का दुर्व्यवहार बेवकूफ़ी भरा था, क्योंकि उपनिवेश ने खुले बाहों के साथ पूर्व का स्वागत किया था, क्योंकि उन्होंने जापान को मुक्तिदाता के रूप में देखा था। साम्यवादियों के नेतृत्व में प्रायः गरीबों के साथ व्यवहार के विरोध में प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया गया। हालांकि इंडोनेशिया में जापान ने
सुकर्नो को राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता के रूप में मान्यता दी और जापानी युद्ध के प्रयासों में इंडोनेशियाई समर्थन पाने के लिए स्वतंत्रता का वादा किया। धुरी देशों की 3 हार। मिडवे द्वीप में जापान पर अमेरिका की जीत। मिस्र अल अलामेन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है में ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के हाथों जर्मनी की हार और रूस के हाथों स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी की हार। मिडवे की लड़ाई 1942 एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। इस लड़ाई में अमेरिका में बम वर्षकों ने जापानी विमान वाहक पोतों को नष्ट कर दिया। जापान के लिए विमान वाहक पोत के बिना समुद्री लड़ाइयों को जीतना लगभग असंभव था। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने जो असंभव किया उसे आइलैंड हॉपिंग के रूप में जाने लगा। 1942 से 44 के बीच इसने जापान से प्रशांत द्वीपों को एक एक कर जीत लिया। इसके लिए उसने हवाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमलों का भी सहारा लिया। मिस्र अल अलामेन की लड़ाई अक्टूबर 1942 में जर्मनी की हार का निर्णायक मोड़ थी, क्योंकि इसने स्वेज नहर को जर्मनी के नियंत्रण में जाने से बचाया था। इसने धुरी शक्तियों और मध्य पूर्व के बीच गठबंधन की संभावना को भी समाप्त कर दिया। रेगिस्तान में हुए इस युद्ध ने जर्मनी और संसाधनों को समाप्त कर दिया जिसका सोवियत संघ के विरुद्ध बेहतर उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार इटली के खराब प्रदर्शन ने जर्मनी को झटका दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल अलामेन की लड़ाई ने उत्तरी अफ्रीका से धुरी शक्तियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया। इसने मित्र देशों की सेनाओं को मोरक्को और अल्जीरिया में उतरने का मौका दिया, जिससे पश्चिमी में धुरी देशों की सेनाओं पर हमला किया जा सके। इसके बाद लीबिया और ट्यूनीशिया को पुनः जीत लिया गया और इटली पर आक्रमण किया गया। स्टालिनग्राद का युद्ध 1942 दक्षिण रूस में लड़ा गया था। जर्मनी अगस्त 1942 तक स्टालिनग्राद पहुंच गया और इसने यहां के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, लेकिन रूसियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नवंबर में आक्रामक प्रतिरोध करना प्रारंभ किया। फरवरी 1943 तक जर्मन घिर चुके थे। उसकी आपूर्ति लाइनें काट दी गई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। स्टालिनग्राद का युद्ध एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यदि जर्मनी इस युद्ध में जीत जाता तो वह रूस के तेल की आपूर्ति लाइनों को काटने में सक्षम हो जाता। रूस में काकेशस से तेल पहुंचता था। स्टालिनग्राद के जर्मनी के नियंत्रण में होने पर जर्मनी दक्षिण पूर्व से मॉस्को पर हमला करने में सक्षम हो जाता। इस जीत ने रूसी सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और जल्द ही जर्मनी को लेनिनग्राद से और रूस से बाहर कर दिया गया। अब अगला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध में नौसेना की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध में नौसेना की भूमिका। धुरी राष्ट्रों की पराजय में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान को पराजित करने में अमेरिकी नौसेना का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश नौसेना ने भी मित्र राष्ट्रों को पूर्ण रूप से सहयोग दिया था। नौसेना ने मित्र राष्ट्रों के व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा की। इससे भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी। आर्कटिक के रास्ते रूस को हथियार, हवाई जहाज और मांस पहुंचाने वाले रक्षा दलों को सुरक्षा प्रदान करने में विशेषकर ब्रिटिश नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी की यू-बोट्स पनडुब्बियों को डुबाने और नौसेना के जहाज़ों को परास्त करने में मित्र देशों की नौसेनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धुरी देशों को होने वाली आपूर्ति को अवरुद्ध करने में मित्र देशों की नौसेनाएं सफल रही। सैनिकों को उत्तरी अफ्रीका और फिर इटली तक पहुंचाकर मित्र राष्ट्रों की नौसेना ने सैनिकों के आवागमन को संभव बनाया। 1944 में विची फ्रांस के आक्रमण के दौरान नौसेना और वायुसेना की ताकत महत्वपूर्ण साबित हुई। ब्रिटिश नौसेना को अटलांटिक की लड़ाई 1939 से 45 में ब्रिटिश जीत सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। अटलांटिक की लड़ाई वस्तुतः ब्रिटिश नौसेना और जर्मनी यू-बोट्स के बीच का एक संघर्ष था। उल्लेखनीय है कि जर्मन यू-बोट्स ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ों को डुबाकर ब्रिटेन को खाद्य सामग्री और कच्चे माल की आपूर्ति से वंचित कर रहा था। अटलांटिक की लड़ाई में मित्र देशों के विजयी होने के विभिन्न कारण थे। जिस तेजी से जर्मन यू-बोट्स जहाज़ों को डुबा रही थी, 1943 तक मित्र देश उससे भी अधिक तेजी से जहाज़ों का निर्माण करने लग गए थे।
राशन की आपूर्ति करने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। मित्र देशों के रक्षा दलों को वायु संरक्षण मिलने से जर्मनी को पराजित करना आसान हो सका। ब्रिटेन द्वारा हवाई जहाज़ों में एक ऐसी नई रडार तकनीक लगाई गई जिसकी सहायता से रात्रि के दौरान या कम दृश्यता की स्थिति में भी यू बोट्स का पता चल जाता था। अब है अगला, ब्रिटिश विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय में वायुसेना की भूमिका। ब्रिटेन की लड़ाई 1940। रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन एयरफोर्स को पराजित कर दिया। जर्मन एयरफोर्स की पराजय ब्रिटेन के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक थी। कम दृश्यता की स्थिति में यू नौकाओं का पता लगाने के लिए हवाई जहाज में नई तकनीक के उपयोग से अटलांटिक की लड़ाई 1939 से 45 जीतने में सहायता मिली। अमेरिकी वायुसेना ने प्रशांत युद्ध 1941 से 45 जीतने में अमेरिकी नौसेना को सहायता प्रदान की थी। मिडवे की लड़ाई में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी हवाई जहाज़ों ने बर्मा को दोबारा जीतने के लिए मित्र शक्तियों हेतु आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण प्रवाह सुनिश्चित किया था। उत्तरी अफ्रीका में युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स ने भूमध्य सागर में आपूर्ति जहाज़ों पर बमबारी की थी। विमानों के कारण पैराट्रूपरों को युद्ध क्षेत्रों में उतारना संभव हो सका और नॉर्मैंडी 1944 व इटली 1943 में विमानों ने उन्हें हवाई सुरक्षा भी प्रदान की। मित्र देशों के सामरिक हवाई हमले या धुरी शक्तियों के शहरों, विशेष रूप से उनके सैन्य और औद्योगिक केंद्रों को लक्ष्य बनाकर की गई बमबारी थी, लेकिन इस हमले का 1944 तक जर्मन औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि 1944 के बाद जर्मनी में तेल का अभाव उत्पन्न हो गया। अब छठा लेसन है धुरी राष्ट्रों की पराजय, जुलाई 1943 से 45। इसमें 4 घटनाएं सम्मिलित हैं। इटली का पतन 1943, फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए ऑपरेशन ओवरलॉर्ड 1944, जर्मनी पर आक्रमण 1944 से 45 और जापान की पराजय 1945। सबसे पहले देखते हैं इटली का पतन 1943। अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों को सिसिली में हवाई जहाज़ों के माध्यम से उतारा गया। इटली के राजा ने मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया और इटली मित्र देशों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया। जर्मनी ने अपने सैनिकों को इटली भेजा, लेकिन वे हार गए। इटली के पतन ने हिटलर को अपने सैनिक इटली को भेजने के लिए बाध्य कर दिया, जिनका कि रूस के विरुद्ध अपेक्षाकृत अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मित्र देशों को मध्य यूरोप और बाल्कन में जर्मन सैनिकों पर बमबारी करने के लिए उपयुक्त हवाई ठिकाने भी उपलब्ध हुए। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड 1944 या फ्रांस को नाजी जर्मन से मुक्त कराने के लिए फ्रांस पर किया गया हमला था, जो कि तथाकथित डी डे कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया दिन वाले दिन ही आरंभ हुआ था। इस हमले के विभिन्न कारण थे। 1941 से ही रूस दूसरा मोर्चा खोलने की मांग कर रहा था। जर्मन यू बोट्स अब अनुपयोगी हो चुकी थी और उसके दिन लद गए थे। इसके अतिरिक्त मित्र देशों की हवाई श्रेष्ठता स्थापित हो चुकी थी और इटली को मित्र देशों के खेमे में सम्मिलित किया जा चुका था। ऐसे में मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड को मुक्त कराने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती थीं। जर्मनी पर आक्रमण 1944 से 45। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच इस पर असहमति थी। जहां ब्रिटेन रूस से पहले बर्लिन पहुंचना चाहता था, वहीं अमेरिका 1944 में जर्मनी पर आक्रमण के अपने विफल प्रयासों के कारण सावधानी बरतने की सलाह दे रहा था। बल्ज की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। इस युद्ध को यह नाम दिया जाने के पीछे तथ्य यह था कि जर्मन सेना अमेरिकी रक्षा पंक्ति को पार करते हुए 60 मील आगे बढ़ गई और दोनों सेनाओं के मध्य की रेखा पर बने विशाल उबार यानी बल्ज के सामने पहुंच गई थी। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने उन्हें वापस धकेल दिया था। परिणाम यह हुआ कि हिटलर ने इस युद्ध में अपने सभी संसाधन उपयोग कर डाले थे, जिनकी दोबारा भरपाई नहीं हो सकी। जर्मनी का पतन अब निश्चित हो चुका था। 1945 में रूस ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जापान की पराजय 1945।
जापान में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इसका कारण यह था कि अमेरिका जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त करना चाहता था ताकि प्रशांत क्षेत्र में रूस और अधिक क्षेत्रीय लाभ न ले सके। यूएसएसआर ने जापान पर किए जाने वाले आक्रमण में मित्र राष्ट्रों का साथ देने का वचन दिया था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस को जापान का कोई भी क्षेत्र मिले। एक विचार यह भी है कि अमेरिका नए बम की शक्ति का प्रदर्शन करके यूएसएसआर को डराना और स्वयं को एक ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की पराजय क्यों हुई? इन्हें निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। कच्चे माल की कमी। इटली और जापान आयात पर निर्भर थे, यहाँ तक कि जर्मनी में भी रबर, कपास और तेल की कमी थी। धुरी राष्ट्रों की सफलता उनकी त्वरित जीत पर निर्भर करती थी, जो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई तड़ित युद्ध या ब्लाट्ज़कीर्क की रणनीति आरंभ में सफल रही, लेकिन बाद में ब्रिटिश हवाई ताकत के कारण यह विफल हो गई थी। मित्र देशों ने जल्द ही समुद्र में हवाई शक्ति और विमान वाहक पोत के महत्व को समझ लिया और उनके उत्पादन व युद्ध के मैदान में उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित देशों के पास संसाधनों का अपार भंडार था। यूएसएसआर ने अपनी फैक्ट्रियों को युद्ध से परे यूराल पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थानांतरित कर दिया, जिससे निरंतर उत्पादन सुनिश्चित हो गया। साथ ही दूरी राष्ट्र हथियारों के उत्पादन में अमेरिका से कोई साम्यता नहीं रखते थे। दूरी राष्ट्रों ने एक ही समय में कई मोर्चे खोल दिए थे। मुसोलिनी एक अक्षम जनरल साबित हो चुका था, क्योंकि वह जीत प्रदान करने में असमर्थ रहा था। हिटलर को 2 बार उनके बचाव में आना पड़ा था, एक बार उत्तर अफ्रीका में और फिर इटली में। साथ ही कुछ सामरिक गलतियां भी हुई। जापान विमान वाहक पोतों के महत्व को समझने में विफल रहा और युद्ध पोतों का उत्पादन ही करता रहा। इसी प्रकार हिटलर ने रूस में पड़ने वाली भीषण सर्दी को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाई थी और न ही उपयुक्त समय पर जर्मन सेना स्टालिनग्राद से पीछे हटी। अब अगला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, विनाश। इस युद्ध में 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, जिसमें से आधे रूसी थे। भारी संख्या में लोग विस्थापित हो गए थे। जर्मनी के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र और शहर तबाह हो गए थे। इसी प्रकार फ्रांस और पश्चिमी रूस के शहर भी हवाई हमलों से तबाह हो गए थे। सर्वनाश या विध्वंस युद्ध का एक अन्य परिणाम था। यातना शिविरों में हिटलर ने सुनियोजित तरीके से 6 लाख यहूदियों का वध करवाया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसमें असंख्य जापानी विकलांग और अक्षम हो गए। उनकी कई पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव रहा। शांति समझौता, कई अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अल्बानिया और इथियोपिया समेत अपने सभी अफ्रीकी उपनिवेशों को इटली हार चुका था। यूएसएसआर ने पूर्व चेकोस्लोवाकिया और फिनलैंड के कुछ हिस्से ले लिए और 1939 में कब्जा कर लिए गए एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के बाल्टिक राज्यों को मुक्त नहीं किया। त्रिएस्ते संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के अंतर्गत आ गया था। जापान 1951 ने पिछले 90 वर्षों के दौरान अधिग्रहित सभी प्रदेशों पर से अपना अधिकार हटा लिया और पूरी तरह से चीन से वापस चला गया। यूएसएसआर ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया था, सिवाय इसके कि वे मित्र देशों की सेना के कब्जे में रहेंगे, जबकि पूर्वी प्रशा को पोलैंड और रूस के बीच विभाजित किया जाएगा। प्रवसन या स्थानांतरण, जर्मनी के बाहर मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्र में रह रहे जर्मन वासियों को जर्मनी स्थानांतरित किया गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि भविष्य में जर्मन सरकार इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य न जमाने पाए। नाभिकीयकरण, द्वितीय विश्व युद्ध ने नाभिकीय हथियारों के उत्पादन को आरंभ किया। शक्ति संतुलन, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ विश्व पर यूरोप का वर्चस्व समाप्त हो गया और शक्ति संतुलन यूएसएसआर और अमेरिका के पक्ष में हस्तांतरित हो गया। युद्ध में हुए भारी खर्चों के कारण इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस दिवालियेपन की कगार पर आ गए थे।
ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी ऋण हो गया था। ब्रिटेन को यह ऋण उधार अधिनियम लैंड लीज एक्ट 1941 के अंतर्गत अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के रूप में प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद ब्रिटेन ऐसा ही दूसरा अमेरिकी ऋण लेने के लिए बाध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त यूरोपीय निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी। अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत था, जबकि यूएसएसआर के पास विशाल सेना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व एक द्विध्रुवीय विश्व बन गया, जो दो महाशक्तियों के बीच के शीत युद्ध यानी प्रतिद्वंदिता से घिरी हुई थी। तीसरी दुनिया की संकल्पना का प्रादुर्भाव। तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष देश सम्मिलित थे, अर्थात इसमें वे देश सम्मिलित थे जिनका दोनों वैश्विक शक्तियों में से किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। युद्ध के बाद उभरे स्वतंत्र राज्यों के सभी नेता 1973 में अल्जीयर्स में एकत्र हुए और उन्होंने स्वयं को तीसरी दुनिया के रूप में घोषित किया। तीसरी दुनिया के देशों को साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों पर संदेह था। उपनिवेशवाद का अंत। जापान से परास्त होने के कारण यूरोपीय ताकतों की प्रतिष्ठा कम हो गई थी। अपनी प्रतिष्ठा के बल पर ही वे औपनिवेशिक शासन कर रहे थे। कहा जाता था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का आधार सेना नहीं थी, बल्कि यह उनकी प्रतिष्ठा पर टिका हुआ था। यह युद्ध उत्पीड़न के विरुद्ध और फांसीवादी शासन से स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। इसके अतिरिक्त उपनिवेशों के भी बहुत सारे सैनिकों ने यूरोप में हुए युद्धों में भाग लिया था, जहां इन्हें पश्चिमी देशों के विचारों और समृद्धि के संपर्क में आने का अवसर मिला। यहाँ की परिस्थितियाँ गरीबी भरी उनकी अपनी परिस्थितियों के ठीक विपरीत थी। इन सबके कारण उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूरोपीय शक्तियाँ सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर थी। यूएसएसआर अब एक विश्व शक्ति बन चुका था। साम्यवादी विचारधारा उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी। कई पूर्व यूरोपीय उपनिवेश युद्ध के दौरान जापानी शासन के अधीन आ गए थे। साम्यवादी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी संघर्षों के उदय के वे साक्षी बने। युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति करने वाला भारत पहला उपनिवेश था। इस युद्ध उपनिवेशवाद का अंत पहले एशिया में आरंभ हुआ, जिसके बाद अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी स्वतंत्रता की मांग उठी। 1960 के दशक में उपनिवेशवाद की अंत की प्रक्रिया कई राष्ट्रों के उदय का कारण बनी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना विश्व शांति बनाए रखने, व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण और संपूर्ण विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की गई थी। अब अगला चैप्टर है विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रणालियाँ। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्य भाषा में प्रायः किया जाता है, लेकिन इन शब्दों के मूलभूत अर्थ और इसके पीछे के दर्शन को समझना महत्वपूर्ण है। ये शब्द सामूहिक रूप से पूरे विश्व में उपयोग हो रहे विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रणालियों को दर्शाते हैं। अधिक स्पष्टता के लिए इन राजनीतिक दर्शनों के सामान्य सिद्धांतों को नीचे समझाया गया है। पहला है पूंजीवाद। राज्य और समाज के संचालन की पूंजीवादी व्यवस्था देश की संपत्ति के निजी स्वामित्व और हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेस फेयर पर आधारित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि बाजार की शक्तियाँ आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती हैं और कोई निर्देशित अर्थव्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार राज्य उद्योग को यह नहीं बताता है कि क्या उत्पादित करना है, कब करना है या किस प्रकार उत्पादन करना है। साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमजीवी वर्ग को कोई विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। श्रमिक भी पूंजी और भूमि की तरह उत्पादन का मात्र एक कारक माना जाता है। तैयार माल के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी निवेश उत्पादन के कारक होते हैं। निजी उद्यम यानी उद्यमशीलता, निजी धन की सुरक्षा और लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करना ही पूंजीवादी व्यवस्था की प्रेषक शक्तियाँ हैं। दूसरा है साम्यवाद। साम्यवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषता समुदाय द्वारा संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व है, जिसका अंतिम लक्ष्य पूर्ण सामाजिक समानता है। राज्य और समाज का संचालन करने वाली साम्यवादी प्रणाली कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: संपत्ति का स्वामित्व, आर्थिक योजना और श्रमिक वर्ग की सुरक्षा।
देश की संपत्ति का सामूहिक रूप से स्वामित्व होना चाहिए। अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से नियोजित की जानी चाहिए। निर्देशित अर्थव्यवस्था और राज्य को श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। समानता, सामूहिक स्वामित्व और समाज कल्याण के लिए उत्पादन साम्यवादी प्रणाली की प्रेरक शक्तियां हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों ही अलग अलग देशों द्वारा आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरीकों से अपनाए गए हैं। अगला है समाजवाद। समाजवाद के उदय और विकास के बारे में चर्चा करने से पहले इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। साधारणतः समाजवाद सार्वजनिक संपत्ति पर राज्य के स्वामित्व को संदर्भित करता है या उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व को दर्शाता है। वैकल्पिक रूप से समाजवाद सामाजिक गठबंधन की ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के साधन निजी या सामूहिक स्वामित्व वाले हो सकते हैं या फिर एक केंद्रीकृत सरकार द्वारा निर्देशित हो सकता है, जो प्रायः अर्थव्यवस्था का नियोजन और नियंत्रण करती हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाजवाद केवल साम्यवादी या फांसीवादी सरकारों के ही समकालीन होता है। कई देशों में समाजवाद के कार्यान्वयन के लिए अधिकतर यह आवश्यक होता है कि इस दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार विद्यमान हो। समाजवाद की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक, समतावादी समाज। इसका अर्थ है कि जाति, वर्ग या रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता के बिना कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि। लाभ का उद्देश्य के बदले सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। संसाधनों के वितरण में राज्य का ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि कहाँ इसे सबसे अच्छे मूल्य मिलेंगे, बल्कि इस पर होना चाहिए कि कहाँ उसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। सार्वजनिक स्वामित्व। उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। समाजवाद के अनुसार सामूहिक स्वामित्व वाला उद्योग अधिक दक्षतापूर्ण और नैतिक दृष्टि से अधिक संतोषजनक होता है। सेवा का आदर्श। समाजवाद सामान्य कल्याण या सार्वजनिक हित की वकालत करता है या पारंपरिक उदारवादियों के व्यक्तिवाद और कठोर भौतिकवाद का विरोध करता है। एक विशुद्ध समाजवादी राज्य वह होगा जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन राज्य करेगा। हालांकि लगभग सभी आधुनिक पूंजीवाद देश समाजवाद और पूंजीवाद का सम्मिश्रण है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं बहुत केंद्रीकृत हैं जबकि कुछ पूरी तरह विकेंद्रीकृत हैं। वे सभी समानता के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं।